आज के इस लीगल वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाले धारा 43 के अंतर्गत आने वाले विबंधन का पोषण नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 43 विबंध का पोषण। इसे अनुपोषण अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण जो बाद में वही हित प्राप्त कर लेता है, इसे धारा 43 में बताया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 43 में ऐसे व्यक्ति द्वारा अंतरण दिया हुआ है जो अंतरण की तिथि पर उस अंतरण को करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, किंतु बाद में वह उसे अंतरित करने के लिए प्राधिकृत हो जाता है, अर्थात उस संपत्ति को या उस संपत्ति के उस हित को प्राप्त कर लेता है। इस धारा को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, धारा 43 के प्रावधान। धारा 43 में कहा गया है कि नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या भूलवश यह व्यपदेशन करता है कि नंबर 2, वह किसी अचल संपत्ति को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है, नंबर 3, और अंतरिती सद्भावनापूर्वक उसके इस व्यपदेशन पर विश्वास करता है, नंबर 4, तथा अंतरणकर्ता को प्रतिफल देकर उस संपत्ति को अपने पक्ष में अंतरित करा लेता है, नंबर 5, और बाद में वही व्यक्ति उस संपत्ति को प्राप्त कर लेता है या उस संपत्ति में उस हित को प्राप्त कर लेता है, नंबर 6, तब अंतरिती चाहे तो वह संपत्ति या संपत्ति के उस हित को अंतरित करने के लिए उसे बाध्य कर सकता है, नंबर 7, किंतु आवश्यक है कि अंतरण की संविदा अस्तित्व में हो, नंबर 7, किंतु बाद के उस अंतरिती को संरक्षण मिलेगा जिसे इस तथ्य की सूचना नहीं थी और जिसने प्रतिफल भी दिया हो। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ए जो हिंदू है अपने पिता से पृथक हो गया है, 3 खेत XYZ, ये खेत के नाम है। यह व्यपदेशन करते हुए सी को बेच देता है कि ए उसे बेचने अर्थात अंतरण के लिए प्राधिकृत है। इन खेतों में से जेड नामक खेत ए का नहीं है क्योंकि विभाजन के समय बी ने इसे अपने लिए प्राधिकृत कर लिया था, किंतु बी के मरने पर वारिस के रूप में जेड को ए प्राप्त कर लेता है। सी ने विक्रय की संविदा को विखंडित नहीं किया है, इसलिए वह ए से अपेक्षा कर सकेगा कि ए जेड को उसे परिदत्त करे। इसके अंतर्गत आने वाली इसकी आवश्यक शर्तें देख लेते हैं। धारा 43 तब लागू होगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों। नंबर 1, अंतरणकर्ता प्राधिकृत नहीं। धारा 43 तभी लागू होती है जबकि अंतरणकर्ता ने जिस संपत्ति को अंतरित किया है उसके लिए वह प्राधिकृत नहीं है, अर्थात वह जिस संपत्ति को अंतरित करता है वह उसके पास नहीं होती है या जिस हित को अंतरित करता है वह उसके पास नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर अंतरणकर्ता वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क का हो सकता है। इसके अंतर्गत बाद आता है गौरी शंकर चिन्मैया। इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह निर्धारित किया कि धारा 43 की अक्षमता का तात्पर्य है कि अंतरणकर्ता के पास वह संपत्ति या हित नहीं होता है। अगला है इसमें व्यपदेशन। धारा 43 की लागू होने की दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि भले ही अंतरणकर्ता उस संपत्ति को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत नहीं होता है, फिर भी वह भूलवश या कपटवश अंतरिती के सामने यह व्यपदेशन करता है कि वह उस संपत्ति को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है। इसके अंतर्गत भी एक वाद आया था KL भाटकर बनाम PG अठवाले। इस मामले में यह निर्धारित किया कि धारा 43 तभी लागू होगी जबकि अंतरण करने वाले व्यक्ति ने कपटपूर्वक या भूलवश अपने को उस संपत्ति का अंतरण करने के लिए प्राधिकृत बताया हो। अगली शर्त आती है सद्भावनापूर्वक विश्वास। धारा 43 तब लागू होती है जब अंतरिती अंतरणकर्ता के इस व्यपदेशन पर सद्भावनापूर्वक विश्वास कर ले कि वह उस संपत्ति को
अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है। यहाँ पर सद्भावना पूर्वक का तात्पर्य है पूरी ईमानदारी और निष्ठा। इसे जनरल क्लासेस एक्ट की धारा 3 सब क्लोज 22 में बताया गया है। इसके अंतर्गत विवाद आया था बनवारी लाल बनाम सुखदर्शन दयाल। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि अंतरिती को अंतरित भूमि की वास्तविकता के बारे में ज्ञान है तो उसे धारा 43 का लाभ नहीं मिलेगा। अगली शर्त आती है अंतरण सह प्रतिफल हो। धारा 43 तभी लागू होती है जब उस अंतरण के बदले अंतरिती ने प्रतिफल दिया हो। यहाँ पर प्रतिफल का वही अर्थ लिया जाएगा जो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2D में दिया गया है। इसमें विवाद आया था गंगा बख्श सिंह बनाम माधव सिंह। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि धारा 43 का लाभ अंतरिती को तभी मिलेगा जबकि उसने प्रतिफल दिया हो, क्योंकि धारा 43 दान के मामले में लागू नहीं होती है। अगली शर्त है बाद में संपत्ति या हित मिल जाना। यदि अंतरण करने के पश्चात अंतरणकर्ता को वह संपत्ति या संपत्ति का वही हित मिल जाता है तो अंतरिती उसे विवश कर सकता है कि वह अब उस संपत्ति या उस हित को उसे दे दे। बाद में संपत्ति या हित का मिलना विक्रय, दान, विनिमय, वसीयत या उत्तराधिकार से संभव है। इसमें विवाद आया था प्रेमनाथ खन्ना बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जब अंतरिती अपने विकल्प का प्रयोग करेगा तभी उसे संपत्ति में स्वत्व प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। उपरोक्त प्रावधान को देखने से ऐसा लगता है कि धारा 43 और धारा 6 सब क्लोज ए में एक प्रकार का विरोध है, क्योंकि धारा 6 का सब क्लोज ए में कहा गया है कि उत्तराधिकार में मिलने वाली संपत्ति का यदि अंतरण कर दिया जाए तो वह अंतरण प्रारंभतः शून्य होता है, जबकि धारा 43 के अंतर्गत यदि अंतरित संपत्ति उत्तराधिकार में भी मिल जाती है तो भी अंतरिती अंतरणकर्ता को विवश कर सकता है कि वह उस संपत्ति को उसे दे दे और अंतरण धारा 43 के अंतर्गत वैध होता है। सन 1962 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष जुम्मा मस्जिद बनाम कोदी मेनी याद्र के वाद में यह विरोधाभास रखा गया, जिसे उच्चतम न्यायालय ने सूचना के आधार पर समाप्त कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यदि अंतरिती को यह मालूम है कि वह उत्तराधिकार में संपत्ति मिलने की संभावना अंतरित करा रहा है तो वहां धारा 6 सब क्लोज ए लगेगी और वह अंतरण प्रारंभतः शून्य हो जाएगा। यदि अंतरिती को यह ज्ञान नहीं है कि जो संपत्ति मिलने की संभावना अंतरित की जा रही है तो वहां पर धारा 43 लगेगा और बाद में अंतरिक्षी अंतरणकर्ता को विवश करके उस संपत्ति को ले सकता है। इसमें विवाद आया था राम स्वामी बनाम लक्ष्मी। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णित किया कि धारा 43 के अंतर्गत अंतरिती को अनुतोष प्रदान करते समय दोबारा विलेख लिखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूर्व में जो विलेख लिखा गया है उसी से उपरोक्त अंतरण हो जाएगा। एक अगली शर्त आती है यदि प्रथम अंतरिती ने कोई अन्य अंतरण कर दिया है तो वह इसके लिए बाध्य है कि जब वह संपत्ति अंतरणकर्ता के पास आ जाए तो उसे अपने तक ले आए, जिससे संपत्ति पश्चातवर्ती अंतरिती को आसानी से मिल जाए। इसके अंदर के बाद आया था RS मदियप्पा बनाम चंद्रप्पा। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि पश्चातवर्ती अंतरिती ने सद्भावना पूर्वक प्रतिफल देकर बिना सूचना के उस संपत्ति को अपने पक्ष में अंतरित करा लिया है तो उसे भी संरक्षित किया जाएगा। अर्थात ऐसी स्थिति में प्रथम अंतरिती के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अंतरणकर्ता को विवश कर संपत्ति अपने तक लाए ताकि वह संपत्ति पश्चातवर्ती अंतरिती को आसानी से मिल जाए। इसके उद्देश्य देख लेते हैं। धारा 43 का उद्देश्य निरीह अंतरिती को संरक्षण प्रदान करना है। आधार के अंतर्गत आता है। धारा 43 लोक नीति पर आधारित है। यहाँ लोक नीति का वही तात्पर्य होगा जो भारतीय संविदा अधिनियम
1872 की धारा 23 में दिया गया है, अर्थात लोक कल्याण या जन कल्याण आदि। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।